9C के केस के अंदर आपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो विटनेसेस होते हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर पुलिस के अहलकार होते हैं। तो इन यहाँ पर आपने किस तरह से अक्यूज़ के ऊपर जो झूठी एफआईआर होती है उसको साबित करना है। वैसे ये तरीका जो है रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा ताकि आपको जिरा की एक तरतीब समझ आ जाए और आपको पता हो कि आपने कौन सी बातें हैं जो पूछनी होती हैं। तो ये लाज़मी नहीं कि ये सारे के सारे यही सवाल होंगे, बल्कि सिर्फ़ ये एक आइडिया होता है, ये एक प्रैक्टिकल केस है जिससे मैंने ये आपको सारे सवाल दिए, क्योंकि ये जिरा बिल्कुल हुई और इसके बाद जो था मुलज़िम को एक्विटल हुआ। तो ये हमने एक अपनी प्रैक्टिस से आपको केस आपके सामने मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद असल में ये देखें, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ पैटर्न है। आपने इसको अगर समझ लिया, इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियो इसके क्रॉस एग्जामिनेशन की दूंगा, वो थोड़े से हमने जो सवाल किए थे वो ज़्यादा पेचीदा हैं, वो ज़्यादा लीगली उसके अंदर जो है, अब आप यूँ समझ लें कि लॉ को ज़्यादा टच किया गया है। तो आपने इस पैटर्न को सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि जिरा किस तरह से की जाती है, उसमें क्या सवाल होते हैं जो लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये एक तो आज जो है वो 9C का क्रॉस एग्जामिनेशन ये है। इसके अंदर मैंने आपको टोटल 84 के करीब सवाल बताने हैं, और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जिसके अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन को हम जो है इसके पहले विटनेसेस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर लाजमी तौर पे जो विटनेस होगा वो कंप्लेनेंट होगा, उसकी ऊपर जिरा आप करेंगे। फिर इसके अलावा आईओ यानी तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसके ऊपर होती है। फिर जो रेडिंग पार्टी यानी कि जिन लोगों ने पकड़ा होता है, जो मोबाइल टीम यानी पुलिस के, आप यूँ समझ लें कि जो डाले के अंदर लोग होते हैं और जो मुलज़िम को पकड़ते हैं, तो वो लोग भी चूँकि ऑन स्पॉट मौजूद होते हैं तो वो भी विटनेस होते हैं, तो वो विटनेस होंगे। फिर उसके अलावा वो बंदा होगा जो एक जाएगा कांस्टेबल एफआईआर यानी कि कंप्लेंट लेके, जिसके बाद वो एफआईआर दर्ज करता है थाने के अंदर, वो जो है वो लेके जाने वाला एप्लीकेशन, वो बंदा, उस पर भी आप क्रॉस करते हैं। फिर उसके अलावा जो एफआईआर जिसने दर्ज की होती है उसका भी क्रॉस होता है। उसके अलावा फिर जो लोग जिसके पास जो पीएफए में लेके जाता है, लेबॉर्ट्री के अंदर सैंपल जो होते हैं पार्सल के, वो लेके जाता है, जिसके पास वो कस्टडी होती है, जिसने माल मुकद्दमा जमा कराना होता है, जिसके पास माल मुकद्दमा होता है, तो उसके ऊपर भी जिरा होती है। फिर तो इस तरह से ये कुछ ऐसे गवाहान होते हैं जो कि 9C के अंदर लाजमी आते हैं, इनकी जिरा के बगैर केस जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो अब इससे पहले मैं आपके स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और यूट्यूब पर ही वीडियो के लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी आप कमेंट के ऊपर पूछ सकते हैं। कोई अपने केस से रिलेटेड अगर सवाल पूछना चाहते हो तो वो भी आप इसके कमेंट के अंदर मेंशन कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे मैं दूसरी वीडियो के अंदर भी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि कंप्लेनेंट जो मुद्दई होता है, जिसको यानी कि इत्तला मिली होती है और जिसकी इत्तला के बाद सारी कार्रवाई होती है, उस बंदे को जब क्रॉस होता है तो वो किस तरह से होता है। क्योंकि मैंने ये कहा कि एक प्रैक्टिकल केस है, तो मैं आपसे आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं कि जब भी कोई विटनेस अपीयर होता है अपने गवाही देने के लिए, तो वो सबसे पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, यानी कि वो पहले ख़ुद से बताता है कि उसने क्या चीज़ देखी, कैसे किया और सारा मामला। फिर जब वो अपना बयान दे लेता है, जब वो रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि जब पहले प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा लेती है, तो फिर साथ जो है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। तो सेम डे पर ये चीज़ होती है। तो वो जो है उसके ऊपर जब अब आ जाते हैं कि हमने कंप्लेनेंट से कौन सा सवाल पूछना था, तो कंप्लेनेंट से पहले ये पूछा जा इस केस में जो था वो ये पूछा गया, यानी वैसे भी ये आमतौर पर पूछा जाता है कि आपको जो है ये जिस तरह से इस केस की अगर मैं पर्टिकुलर थोड़ा सा हवाला दे दूं, क्योंकि ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, आमतौर पर ये होता है कि कंप्लेनेंट वही होता है जो कि एक पुलिस का एएसआई होता है यूजुअली, या एसआई होता है, जो कि जो कहता है कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुखबर ने इत्तला दी थी और उसके बाद मैंने जो है वो सारी कार्रवाई की। तो लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये थी कि समटाइम देखें एएनएफ वाले भी आ जाते हैं, कि एंटी नारकोटिक फोर्स वाला कहता है कि जी मुझे इत्तला मिली है, और उनकी इत्तला के बाद पुलिस जो है वो साथ मिलकर कार्रवाई करती है। तो इसमें जो इस केस में था वो एक्साइज का इंस्पेक्टर था जिसने ये दी, क्योंकि ये भी जो होते हैं कि इनको भी इत्तला मिलती है तो ये भी कार्रवाई कर सकते हैं।
तो इस केस के अंदर चूंकि वो बंदा इन्वॉल्व था, वो एक डिफरेंट पुलिस फोर्स से था, यानी कि एक आम पुलिस थी जो पंजाब पुलिस होती है हमारे यहाँ पंजाब के अंदर, या सिंध वगैरह जो दूसरे सूबे होती हैं उनकी अपनी एक सूबाई पुलिस है, लेकिन एक इसके साथ साथ दूसरी पुलिस भी होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक्साइज पुलिस है, एंटी नारकोटिक फोर्स वाले भी आ जाते हैं, इस तरह से दूसरी पुलिस फोर्सेस भी हैं। तो ये जो है एक्साइज वाला इंस्पेक्टर था, इसको इत्तला मिली थी, इसके कहने पे सारी ये कार्रवाई हुई थी। तो अब ये चूँकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था, ये बंदा घर से गिरफ़्तार था, अब हमने इस चीज़ को साबित करना था। तो इससे जब जिरा हुई तो इससे सबसे पहले ये पूछा गया, अब मैंने ये सिर्फ जिरा का आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि किस तरह से जिरा करते हैं। उसमें सबसे ये पूछा गया पहले कि कितने साल से आप एक्साइज़ के डिपार्टमेंट में, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो इससे आप यूँ समझ लें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर से पूछा गया कि इससे पहले कितने मुकद्दमात में नारकोटिक्स के मुद्दई रहे। देखें, कितने साल का सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो ये ना कल को कह सके कि जनाब ये तो मेरी लाइल्मी की वजह से था, या मैं नया था मुझे पता नहीं था। तो इसलिए ये पहला सवाल उससे यही कर लिया गया कि भाई ये बताओ कि कितने साल से डिपार्टमेंट में हो, ताकि ये इस्टेब्लिश किया जाए कि ये एक बंदा तजर्बेकार था, कोई भी इससे काम इसकी नाअहली ना तजर्बाकारी की वजह से पेश नहीं आया इस केस में। दूसरा सवाल हमने जो इससे किया था वो ये किया था कि जी कितने मुकद्दमात में नारकोटिक्स के मुद्दई रहे, ताकि मज़ीद नैरो डाउन कर लिया कि ये इससे पहले नारकोटिक्स के मामलात को ये बंदा समझता भी है। तो फिर उसने इस चीज़ का भी जवाब दिया। फिर उसके बाद ये था कि उससे ये सवाल पूछा गया कि आपने सबसे पहले किसको इत्तला दी, क्योंकि वो ख़ुद से तो कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो ये इससे पैटर्न में पूछा गया कि आप ये बताएं कि सबसे पहले आपने किसको इत्तला दी। तो उसने रिप्लाई किया था कि जी उसने सबसे पहले पुलिस जो एसएचओ था उसको इत्तला दी, क्योंकि उसी को इत्तला देने के बाद आगे कार्रवाई बनती है। तो अगर वो यहीं पर कोई जो है वो गलत बता देता है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये बंदा जो इसको तो पता ही नहीं है प्रोसीजर का, तो आप वहाँ से ये एक डेंट डाल सकते हैं प्रोसिक्यूशन के केस के अंदर। तो उसके बाद फिर से ये पूछा कि ठीक है, अगर आपने इसको इत्तला दी तो आप ये बताएं कि पुलिस पेट्रोलिंग के पास आप कैसे पहुँचे, क्योंकि वो तो पुलिस का एहलकार नहीं था ना। तो वो उस मौके पर जब गया तो पेट्रोलिंग के अंदर वो किस तरह से गया। तो जो उसने बताया जनाब कि मैं पहले पुलिस स्टेशन में आया था, तो मैंने इत्तला दी और उसके बाद उन्होंने मुझे एक बंदा दे के वापस वहाँ पर ऑन द स्पॉट भेजा। अच्छा, उसके बाद फिर ये पूछा गया कि पुलिस स्टेशन तुम कितने बजे पहुँचे थे। तो फिर उसने बताया कि जो मेरा टाइम है, देखें क्रॉस के अंदर मैं बता दूं कि टाइम सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। आपको आगे सवालात मिलेंगे जिसके अंदर ये पूछा जाएगा कि कब हुआ, कितने बजे हुआ। वो ये टाइम पूछना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं पूछेंगे तो आपकी जिरा जो है वो बिल्कुल आप यूँ समझें कि हवा में खड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं कि जी पुलिस स्टेशन में जब उसने कहा कि जब मैं इतने बजे पहुंचा, तो फिर हमने उससे नेक्स्ट सवाल ये किया था कि ये बताओ कि जब आप तुम थाने में पहुंचे तो क्या तुमने वहां पर अपने पहुंचने की जो थी वो एंट्री दर्ज की कि आप जो हैं वो पुलिस थाने में इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद फिर उसने ये जवाब दिया कि नहीं जनाब, मेरा काम चूँकि एंट्री कराना नहीं है, मैं एक्साइज पुलिस में हूँ, मैं इसमें नहीं। तो खैर उसने इसको डिनाई कर दिया। फिर उससे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वकूआ कितने बजे का है, यानी कि आपने ये कितने बजे इस मुलज़म को पकड़ा था। फिर वो टाइम बताएगा कि कितने बजे का, क्योंकि ये टाइम हम बार बार इसलिए पूछेंगे कि उनका टाइम अगर उन्होंने झूठी एफआईआर बनाई है तो वो आगे पीछे करेगा टाइम। तो ये टाइम की सीक्वेंस डिस्टर्ब करना बेसिकली प्रोसिक्यूशन के केस के अंदर एक डेंट डालना होता है। फिर हमने उससे पूछा कि ये बताओ कि क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हारे जो एग्जामिनेशन इन चीफ जो तुमने अपना प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस कराई अपनी शहादत दी थी, उसमें तुमने टाइम लिखा हुआ था 11:30, यानी कि वैसे मिसाल के तौर पे कि उसने 11:30 या 12:30 कोई भी एक टाइम उसने बताया कि जनाब हाँ जी इसी। फिर उसने बताया कि तारीख भी कौन सी थी। देखें, तारीख बार बार पूछी जाएगी, टाइम बार बार पूछा जा रहा है, कितने बजे आए, कितने बजे निकले, ये सारी की सारी सिर्फ इस वजह से होती है कि ताकि ये इनका झूठ पकड़ा जा सके किसी भी जगह पर। तो फिर उसके बाद ये कि जी ठीक है, अब आप ये बताओ कि आपको मुखबर ने कब इत्तला दी। फिर उससे अगला सवाल ये पूछा गया कि आपको मुखबर ने कब इत्तला दी। अब वो फिर टाइम बताएगा, फिर उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सही होगा तो वो बिल्कुल सही सही बताता जाएगा, अगर झूठा होगा तो वो फंसता जाएगा। उसके बाद फिर इससे अगला सवाल ये पूछा गया कि आपने जो दरख्वास्त एफआईआर के लिए दी थी तो उसके ऊपर वक्त का इंदराज किया था। क्या उस वक्त आपने बताया था कि जनाब इतने बजे ये मुझे इत्तला मिली, या इतने बजे ये जो है ये बंदा पकड़ा गया, या उसके ऊपर वाक़या दर्ज है क्या हुआ। वो सारी की सारी देखें, ये बार बार
कि टाइम की इम्पोर्टेंस। फिर उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि मुलज़िम को किसने और कहाँ से गिरफ़्तार किया। हालांकि मुलज़िम को तो जो होता है वो ज़्यादातर जो बंदा मुद्दई होता है आमतौर पर पेट्रोलिंग पार्टी के अंदर, तो वही एएसआई होता है जो गिरफ़्तार करता है खुद से, तो जो लॉ के अकॉर्डिंगली गिरफ़्तारी होनी चाहिए। तो वो उसने बताया कि जनाब मैंने गिरफ़्तार किया और कहाँ से किया। तो फिर उसके बाद जो है उससे ये पूछा गया कि ठीक है, आम तौर पर आप अक्सर नारकोटिक्स के केसेस में देखेंगे कि वहाँ पर बताया होगा कि जी शापर के अंदर इसके पास जो था ना वो चरस थी, ये शापर के अंदर के पास इसके अंदर जो है ना इसके पास जो थी वो शापर में ये चीज़ नारकोटिक्स की थी। तो उसे ये जब ये बताते हैं कि ये शापर में था तो फिर उससे फ़ौरन पूछा जाता है कि शापर का आपको रंग बताएं कि कौन सा था जो मुलज़म के आप कब्ज़े से इस वक्त निकला, क्योंकि अगर वो निकला होगा तो वो सबको पता होगा कि कौन से रंग का शापर है। तो ये शापर का रंग जो है आपको हर जीरा के अंदर, तकरीबन हर जीरा के अंदर ये मिलेगा। ये एक बहुत लाजमी सवाल है जो हर वक्त पूछा जाता है। उसके बाद जनाब उससे ये सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि मुलज़िम कहाँ खड़ा था, कि कितने डिस्टेंस पे था, क्या आपको वहाँ पर रोशनी नज़र आ रही थी, यानी जिस जगह से आपने इसको गिरफ़्तार किया ये आपसे कितने फ़ासले पे था जब आप वहाँ पर पहुँचे जाए वकूआ पर, और क्या जाए वकूआ पर रोशनी थी, क्योंकि बाद में ये चीज़ बहुत आगे काम आने वाली है कि जो कह सकता है ना जी कि रोशनी नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला, तो अब इसलिए पहले से इससे पूछ लिया कि भाई क्या वहाँ पे रोशनी थी या नहीं थी। फिर उसके बाद ये, क्योंकि ये रोशनी ना होना मुलज़िम की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर पाएगा। फिर आगे ये होगा कि अगर रोशनी नहीं थी तो उसे क्या मालूम कि उससे जो चीज़ बरामद हुई वो किस शक्ल में थी क्या नहीं थी। तो ये रोशनी वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। उसके बाद अगला सवाल था कि जी आप ये बताएं कि उसने इस केस में कहा कि जो मुझे इससे मिला वो अफ़ीम थी। तो उससे ये पूछा गया कि आपको किस तरह से पता चला कि जो इससे चीज़ बरामद हुई है वो अफ़ीम है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि जब भी नारकोटिक्स पकड़ी जाती है तो फौरी तौर पर उसी दिन, जिस दिन ये बंदा गिरफ़्तार होता है, तो हर मुद्दई जो होता है उसके पास एक वेट होता है, स्केल, वेटिंग स्केल होता है, यानी कि वज़न का एक स्पेशल कांटा होता है जिससे वो जेब से निकाल कर या पॉकेट के अंदर या टूल किट के अंदर इनके पास होता है, तो जिससे वो निकाल कर इस फौरी तौर पर जो नारकोटिक्स होती है उसका वेट करते हैं, ताकि वज़न करके ही पता चलेगा कि इसके पास कितनी मिकदार थी और इस पर कौन सी दफ़ा लगनी है। तो ये भी सेम डे पे कार्रवाई होती है, इसलिए फ़ौरन पूछा गया कि जनाब आपने अगर वज़न किया था तो किस चीज़ से किया था, ताकि वज़न की एक्यूरेसी साबित की जा सके। उसके बाद फिर उससे सवाल पूछा गया कि आप ये बताओ कि क्या जो बाकी मानदा केस प्रॉपर्टी थी उस पर जो है पार्सल आपने बनाए तो उस पर दस्तखत किए। देखें, जब भी कोई केस प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है, यानी कि किसी मुलज़म से कोई चरस या फ़ीम वगैरह बरामद होती है, तो फ़ौरी तौर पर उसको वज़न करके उसके पार्सल अलग अलग किए जाते हैं, क्योंकि जो उसने सैंपल पार्सल एक बनाना होता है जो लेबॉर्ट्री के अंदर भेजा जाता है वो उसकी हमेशा एक ख़ास परसेंटेज होती है, तो वो निकालनी होती है, और बाकी जो दूसरी होती है उसको फिर लगाकर उन्होंने सील मोहर करना होता है, और उसके ऊपर जो सील मोहर की जाती है उसके ऊपर ख़ास अल्फाज होते हैं, यानी XYZ या ASZ या ABC, कोई इस तरह के अल्फाज होते हैं जो उनको याद होने चाहिए। तो ये भी आप देखेंगे क्या। अब जब इस बंदे से, मुद्दई से यहाँ पर जिरा की जा रही थी, तो आप देखें तो उससे यही सवाल पूछे जा रहे थे कि कौन सी चीज़ थी, कितना वज़न था, और तुम केस प्रॉपर्टी, यानी अभी तक अगर देखा जाए तो केस प्रॉपर्टी यानी कि जो चरस थी, अफीम थी, उससे मुतालिक ज़्यादा सवाल थे कि वो बरामद कैसे हुई, कैसी थी, किस शक्ल की थी, किस चीज़ में मौजूद थी, उसका वज़न कितना था। तो अब ये होता है कि जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो अदालत के अंदर ये कहता है मुलज़म का वकील कि ठीक है जी, अब आप लाएँ जो ये चरस या जो अफीम कह रहे थे वो खोल कर देखें कि क्या हुआ, कि वो चरस या अफीम है थी, ये क्या था। तो वो जब उस पर इस मौके पर वो प्रॉपर्टी मंगवाई जाती है, फिर वो देखा जाता है कि उसके ऊपर वो जो मैंने आपसे कहा था कि उससे पूछा गया कि तुमने पार्सल बनाए थे तो उसके ऊपर वो सील मोहरें थी या नहीं थी, तो वो जब लाए गए तो उस पर वो नहीं निकलती, या क्योंकि जब झूठा होगा तो उस पर वो चीज़ें नहीं होंगी, या हो सकता है कि उस पर उसने बताया हो कि जनाब इसका नाम ये था और वहाँ पर नाम कुछ और निकल आए। और अक्सर ये होता है कि वहाँ अंदर नारकोटिक्स की मिकदार या तो कम ज़्यादा होती है, या उसकी शक्ल कुछ और होती है, या फिर ऊपर इसके सील वगैरह नहीं होती, तो ये सारी की सारी चीज़ें उस वक्त खुल के सामने आ जाती हैं। फिर उसने कहा कि अक्सर आप देखते हैं कि ये लिखता है ये बंदा मनशियात फ़रोश था, ये बेच रहा था, तो इसके चूँकि अगर बेच रहा है तो उसकी जेब में कुछ पैसे भी तो होंगे ना, तो वो जो फ़रोख्त की आमदनी होती है उसको भी पकड़कर सील मोहर किया जाता है। तो फिर इससे अगला सवाल ये किया गया कि आप बताओ कि क्या आपने जो फ़रोख्त की आमदनी थी उसको सील मोहर किया, तो वो बताएगा कि उसने सील मोहर किया और उस पर
कौन क्या उस सील का नंबर लिखा था या नाम लिखा था। फिर उसके अगर उसे कुछ और बरामद, जैसे कि उसे बताया जाता है जिससे हमें मोबाइल फ़ोन भी मिला था, तो अगर मोबाइल फ़ोन मिला तो वही पूछा जाएगा कि भाई वो मोबाइल फ़ोन कहाँ था, किस तरह से सील किया, किसके हवाले किया। फिर उससे अगला सवाल ये किया गया कि जो रिकवरी मेमो है, यानी कि ये बेसिकली जब चीज़ें सारी उससे बरामद होती हैं तो इन सब को एक रिकवरी इनकी मेमो तैयार किया जाता है, जिसके अंदर लिखा जाता है कि इस बंदे को हमने जब शुबे में पकड़ा तो इसकी जामा तलाशी ली और इससे ये चीज़ें बरामद हुई। तो वो सारी की सारी रिकवरी मेमो के अंदर लिखी जाती हैं। वो रिकवरी मेमो जो था उसे पूछा जाता है कि ये रिकवरी मेमो किसने बनाया था, ठीक है। वो बताएगा जनाब कि मैंने बनाया था। अगर उसने बनाया तो फिर वहाँ पे फिर से सवाल पूछा जाएगा वो कितने बजे तक आपने बनाया था ये रिकवरी मेमो। फिर उसने अगला सवाल से ये पूछा जाता है कि क्या ये आपने जो रिकवरी मेमो था दरख्वास्त लिखने से पहले तैयार किया था। फिर वो भी ये बताएगा। अगर वो झूठा होगा तो वो आगे पीछे आपको करके बताएगा कि आगे था, पहले बनाया था, बाद में बनाया था। क्योंकि रिकवरी मेमो तैयार होगा, दरख्वास्त लिखी जाएगी। बाज़ का की दरख्वास्त तो पहले आपने पहले कैसे दरख्वास्त लिख के ली, क्योंकि जब तक आपने ये चीज़ें नहीं रिकवर की होंगी तो आप दरख्वास्त लिख ही नहीं सकते। अगर वो ये कह दे कि जनाब मैंने तो पहले दरख्वास्त लिख ली थी, इसका मतलब है कि तुम्हें पहले ही पता था कि जो बरामद होगा इसमें से ये चीज़ें बरामद हुई होंगी और ये केस होगा। तो ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल था कि उससे जो ये पूछा गया कि जो आपने लिखे थे अफ़ीम के टुकड़े वो बताएं कितने थे, कि वो फिर उसे पूछा गया। फिर उसे ये पूछा गया कि जनाब आप ये बताएं कि जो मुलज़म से आपने शापर बैग निकाला था वो ख़ुद चेक किया था, ठीक है। उसके अलावा फिर पूछा गया कि ये जो केस प्रॉपर्टी है, यानी जब वो ये कहेगा कि जनाब मैंने ही खुद देखा था और वो सारी चीज़ें, फिर ऐसे मौके पर क्या होता है कि वो सारा का सारा शॉपर खुलवाया जाता है। देखें पहले तो आपसे सील से रिलेटेड सवाल थे। जब हमने सील को डिफ़ाइन कर दिया, उसने झूठ बोला और उसका झूठ पकड़ा गया, जो उसने कहा था वो सील वहाँ पर मिली नहीं। फिर हमने कहा जी अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर क्या था। फिर उस केस प्रॉपर्टी के अंदर के हवाले से सवाल शुरू हो गए, और जब वो केस के सवाल पूरे हुए तो हमने कहा ठीक है जी अब निकाल के देखें कि ये तो कहता था ना कि इसके अंदर ये चीज़ थी, अफीम थी, इतने टुकड़े थे, ये चीज़ें। जब वो इस मौके पर फिर वो केस प्रॉपर्टी खोली जाती है अदालत के अंदर, फिर वही चीज़ें यानी कि मनशियात जो बरामद होती हैं वो केस प्रॉपर्टी होती है। वो केस प्रॉपर्टी जब खोली गई अदालत के अंदर तो नज़र आया कि उसके अंदर अफ़ीम के 2 टुकड़े नहीं थे। तो जो मुलज़म का वकील था उसने फिर इस चीज़ को साबित कर दिया कि ये 2 टुकड़े नहीं थे जो इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया। इसका मतलब है कि इन्होंने झूठी जो है वो एफ़आईआर में चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उससे अगला सवाल इनसे ये किया गया कि अब आप ये बताओ कि ये जो केस प्रॉपर्टी थी इसका वेट भी किया गया, यानी कि जब वो वेट किया गया तो जितना उन्होंने वेट बताया वो वेट भी कम निकला, ठीक है जी। इसी तरह से यानी आप जिरा करते जाते हैं, जो आपने काम करना होता है उससे पहले उसके सवाल पूछते हैं, फिर बाद में उसी वक्त वो खोल लिया जाता है ताकि पता चल जाए कि ये बंदा असल में झूठा है। तो फिर उसके बाद उससे अगला सवाल किया गया कि आप ये बताओ कि क्या ये दुरुस्त है कि दरख्वास्त में आपने पैकेटों की तादाद नहीं बताई थी, क्योंकि जो दरख्वास्त उन्होंने भेजी होगी एफ़आईआर के लिए तो उसमें वो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं लिखेगा तो कि पैकेटों की तादाद कितनी है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि अभी केस क्या बनाना है। तो जब झूठा केस बनाना हो तो इसमें इस तरह की डेंट्स पड़ते जाएंगे खुद ब खुद ही। फिर उसके बाद उससे अगला ये सवाल पूछा गया कि ये जो प्रॉपर्टी थी अदालत में पेश की गई, ये बात सही है कि ये चरस नहीं थी, क्योंकि कल को आगे जाके ये ना कहे कि जनाब मैंने जो थी वो फ़ीम कही थी, उसमें से वो फ़ीम निकली नहीं थी, वो तो चरस थी। तो ये बदल ना दें कल को, ये फ़ौरन इसीलिए ये सवाल कर दिया गया। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जैसे ये एक एक्स्ट्रा सवाल है, लेकिन नहीं, ये अगर जो बंदे इस केस को ज़रा ज़्यादा एनाइंसी को समझते हैं उनको पता होता है कि इस सवाल की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर ये जब उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है ये चरस नहीं है, तो फिर जब वो केस प्रॉपर्टी खोली गई और देखा गया तो उसको फिर दोबारा उसी के बाद क्लोज़ करवा के वापस जो थी वो हेड कांस्टेबल जिसके पास थी उसको सुपुर्द कर दी गई। फिर उसके बाद उससे अगला सवाल हुआ कि क्या आपने रिकवरी, यानी कि अभी तक जो आपने पकड़ा था, जो आपकी रिकवरी बनी थी, इसके कोई गवाह भी तो थे ना, आपने गवाहों का बयान रिकॉर्ड करवाया था? मुद्दई से पूछा गया। फिर मुद्दई ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल मैंने करवाया था या नहीं करवाया था, तो वो सारा को कुछ वहाँ पे बताएगा। फिर उसके बाद उसको पूछा जाएगा कि ये बताओ कि जब आपने ये सारी देखी तो आपने जब एप्लीकेशन देने भेज दी थाने में, थाने के बाद फ़ौरन बंदा वहाँ से आएगा, तफ्तीशी आएगा, तफ्तीशी आके जो है वो मौके पर देखेगा कि वाकई ये चीज़ें हैं, क्योंकि उसी ने रिकॉर्ड करनी होती हैं स्टेटमेंट्स। तो उसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि तफ्तीशी मौके पर कितने बजे पहुंचा था।
देखें, ये मैंने फिर आपको कहा कि कितने बजे वाला सवाल बार बार आ रहा है, कि वो बताएगा कि टाइम क्या है, क्योंकि वो बार बार गलत टाइम बताएगा। उसके बाद ये होगा कि उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि तमाम कार्रवाई जो है तुमने जाए वकूआ में कितनी देर में की। क्योंकि जो झूठा होगा उसका टाइम ही वो तो अंदाज़ा ही लगाएगा ना, तुक्के। तो पता चल जाएगा कि जनाब अगर इतनी कार्रवाई में जो नारकोटिक के ऑफेंसेस होते हैं उन्हें पता होता है कि कितनी देर ही लगती है इसमें। तो वो फिर वहाँ पर बताएगा कि जनाब अगर नाड़ी बंदा तो फ़ौरन ही वहाँ पे फंस जाएगा कि मैंने कितनी देर में रखी, और इसके दूसरे जो गवाहान होंगे उनसे भी ये सवाल होगा। उसके बाद उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि कितने बजे तुम जाए वकूआ से चले गए थे, यानी आपने रिकवरी कर ली, सारी चीज़ें पूरी कर ली, एप्लीकेशन दे दी, एफआईआर के लिए तफ्तीशी को भी बुलवा लिया थाने से, वो भी आपने दर्ज करवा ली, सारा काम करवाने के बाद आप कब गए। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपसे ये पूछा कि आपने जो दरख्वास्त लिख कर दी थी वो बंदा कितने बजे थाने गया, जिसको आपने एप्लीकेशन दी कि ये सारी कार्रवाई जो आपने बरामद की और उसको भेजा। तो वो उससे पूछा गया कि जनाब अब आप बताओ कि ये बंदा कितने बजे वहाँ पर गया था। यानी कि आम तौर पे होता ये है कि एक पुलिस वाला कांस्टेबल होता है, मुद्दई क्या करता है, उसको कहता है कि ये लो दरख्वास्त मैंने लिख दी है, अब ये दरख्वास्त लेकर थाने चले जाओ और वहाँ पर मुहर्रर को देना, वो मुहर्रर आगे जो है वो एफआईआर दर्ज कर देगा। तो ये वो जो पुलिस कांस्टेबल जो एक दरख्वास्त लेके जाता है एफआईआर को दर्ज करने के लिए, ये उससे सवाल उसे पूछा गया कि ये बताओ कि वो बंदा कितने बजे तुमने उसको दरख्वास्त दी थी और वो कब थाने में जा पहुंचा था। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये पूछा गया कि ये बताओ कि तफ्तीश आईओ के स्पुर्द हुई थी वो कौन सा आईओ था, और तुम्हें किस तरह से पता चला कि इस आईओ के स्पुर्द हुई थी। तो जो अनाड़ी होगा वो इस सवाल पर भी फंस जाएगा, या झूठी कार्रवाई होगी इसमें भी उसको मसला पेश आएगा। उसके अलावा फिर उसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि तफ्तीशी ने आप लोगों के बयान कहाँ रिकॉर्ड किए थे। होना ये चाहिए कि तफ्तीशी चूँकि जाए वकूआ पर आता है तो वहीं पर वो बयान रिकॉर्ड करता है। अगर उसने वो बयान वहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किए तो इसका मतलब है कि हम तो यही साबित करना चाह रहे हैं कि जनाब ये तो कार्रवाई मौके पर हुई ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि ये वैसे एक आम तौर पर सवाल लिए जाते हैं जिनका लीगली ताल्लुक़ होता है, मैं यूँ कहूँगा। तो इससे ये पूछा जाता है कि क्या ये गलत है कि तुमने, यानी कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने झूठी शहादत दी, क्योंकि तुम तो झूठ बोल रहे हो ना, हमने तो यही कहना है कि झूठ बोल रहे हो, और हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर वैसे ऐसा होता नहीं है। या फिर से ये पूछा जाए कि ये बताओ कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने मुलज़िम को घर से पकड़ा था, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने घर से नहीं पकड़ा। क्योंकि अगर उसने घर से पकड़ा कह दिया तो फिर तो सारी कार्रवाई गलत होगी ना। तो हमने सवाल ज़रूर करना होता है ताकि उसको कहीं ना कहीं फंसा सकें। फिर उससे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि आईओ ने क्या मौके पर इसका साइट प्लान तैयार किया था, नक्शा तैयार किया था। क्योंकि इस 9C के अंदर नक्शा भी बनता है कि किस जगह पे मुलज़िम खड़ा था, किस जगह पे रेडिंग पार्टी थी, इस गली के नुक्कड़ पे क्या है, क्या बाज़ार किस तरफ को है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मगरब में क्या है, मशरक़ में क्या है। वो सारी साइट प्लान तैयार की जाती है, उसी के मुताबिक पता चलता है कि ये जगह है इस जगह पे, ताकि वहाँ पर साबित किया जा सके कि ये वाकई वही जगह है जहाँ से इन्होंने मुलज़िम को पकड़ा था, ख्याली जगह बना दी है। तो इसलिए साइट प्लान लाजमी तौर पर तैयार करती है पुलिस जब भी किसी को गिरफ़्तार करती है। तो ये उससे पूछा गया कि भई आपने उस बंदे ने मौके पर ही नक्शा तैयार किया था या घर जाके किया था। तो अगर वो कह देगा कि नहीं जिसने फलां जगह तैयार किया था, तो इसका मतलब है कि ये कार्रवाई कहीं और हुई है। लेकिन जो आम तौर पर होते हैं ये पुलिस एहलकार बता देते हैं कि नहीं जी वाकई जाए वकूआ पर ही साइट प्लान तैयार हुआ था। उसके बाद उससे ये सवाल किया जाता है कि आप ये बताओ कि आपने साइट प्लान जो बनाया, साइट प्लान के अंदर यानी कि नक्शे के अंदर आपने मुलज़िम की निशानदेही की थी कि ये मुलज़िम इस जगह पे खड़ा हुआ है। फिर उससे अगला सवाल ये होता है कि क्या तुम बताओ कि जब आपने निशानदेही की, तो अगर निशानदेही है, अगर हुई है तो वो करेगा, अगर नहीं होती तो बाज़ औक़ात ये भी मिसिंग होती है। तो ये भी एक डेंट होता है कि इनको पता ही नहीं था मुलज़िम किधर है, जिसका मतलब है कि जो उन्होंने मुलज़िम के जाए वक़ूआ पर मौजूदगी के मुतल्लिक़ बातें की हैं वो झूठ हैं। फिर उसके बाद आप आगे सवाल होता है कि आप ये बताओ कि मुलज़िम जो था वो पेट्रोलिंग वाली जगह से किस जगह पे मौजूद था। तो वो बताएगा कि वो किस तरफ मौजूद था। उसके बाद फिर अगला सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि क्या आपको पता है कि इस रोड की डायरेक्शन किस तरफ है, कैसी है। क्योंकि अगर वो रोड कहीं एग्जिस्ट करता होगा या दूसरे लोग जो वहाँ पर गए होंगे, अगर ये कंप्लेनेंट वहाँ गया होगा तो बता देगा कि भाई इस रोड के इस तरफ ये है, इस तरफ वो है। तो वो बता सकता है उसकी पोजीशन। अगर वो नहीं वहाँ पर गया तो उसको तो यही नहीं ना पता होगा कि रोड किधर है क्या नहीं है। तो वहीं से पता चल जाएगा कि ये बंदा जाए वकूआ पर नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर उससे आगे ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि आपको पता था कि मुलज़िम कहाँ खड़ा था।
तो वो फिर एक यानी कि टर्न टर्टल करने के लिए उसको दोबारा से वो एक सवाल ट्विस्ट करके पेश कर दिया जाता है। फिर उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि आईओ को क्या तुमने बताया था कि सारे निशानात के किस जगह पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये निशानदेही भी कंप्लेनेंट ने करवानी होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि आप ये बताना होता है कि जाए वकूआ पर ये सवाल से फिर पूछा गया कि ये सच है कि क्या कि तुम कभी भी जाए वकूआ पर गए ही नहीं थे। तो वो बताएगा कि नहीं जनाब गलत है कि मैं तो बिल्कुल गया था, क्योंकि अगर वो ये कह दे कि मैं गया ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो सारी कार्रवाई कहीं थाने में बैठकर उसने की है। उसके बाद फिर से ये सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि क्या तुमने ये सारी कार्रवाई थाने में बैठकर की है, तो वो ऑब्वियसली इसका इनकार कर देगा। फिर उससे आखिरी सवाल ये पूछा गया कि ये बताओ कि ये क्या ये सच है कि मुलज़म से कोई जो है वो रिकवरी हुई नहीं थी, यानी कि उससे कोई नारकोटिक्स बरामद नहीं हुई थी, तो वो ऑब्वियसली वो कहेगा कि नहीं हुई थी क्योंकि उनका तो केस ही ये है। तो ये तो हैं जो जिरा के सवालात मुद्दई से हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा हमने जो है बेसिकली जिससे पहले जिरा हुई थी, तो वो आपको बता दूं कि जो बंदा जो रेडिंग पार्टी का मेंबर था, जो एएसआई था, जो लीड कर रहा था, यूँ समझ लें कि जो डाले के अंदर उस वक्त मौजूद अफसर होता है जिसकी सरबराही के अंदर वो सारी पेट्रोलिंग हो रही होती है, तो उससे भी सवाल होते हैं। तो अब देखें उनसे क्या सवाल होते हैं। उनसे ये सवाल पूछा कि बताओ भाई मुखबर ने कितने बजे इत्तला दी। ठीक है जी, यानी कि जो मार्जिनल विटनेस है वो बताता है कि वे कितने बजे हुई। फिर दूसरा उससे है कि जी एक्साइज के जो इंस्पेक्टर है वो आम हालात में तो आपके साथ होता है। अब ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि वो आम हालात में उसके साथ नहीं होता। फिर उससे ये पूछा जाएगा कि ठीक है जी आप ये बताएं कि ये जो मुद्दई था ये रेड वाले दिन आपके पास था, तो बताएगा कि है या नहीं है। तो जब फिर से उससे अगला सवाल हुआ कि जब मुलजिम को पकड़ा तो कितने लोग जाए वकूआ पर मौजूद थे, क्योंकि ये देखें जब भी नारकोटिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसके लिए इंडिपेंडेंट विटनेस जो है ना वो बहुत लाजमी होते हैं। तो ये अक्सर पुलिस इनकार ही करेगी कि जनाब वहाँ पर जो लोग थे, पहली बात तो कहेंगे कि नहीं जी कम थे, अगर वो कहेंगे कि अगर थे तो जी किसी ने जानबूझकर बयान नहीं देना चाहा, कोई लोग आमतौर पर ये नहीं देते, यानी इस तरह के बहाने किए जाते हैं। तो ये सिर्फ पूछा जाता है ताकि पता चले कि जाए वकूआ पर कितने लोग थे या नहीं थे। तो ये नहीं थे तो ये आगे जिरा के अंदर जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स में इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। फिर से पूछा गया कि ये बताओ कि मुलजिम को किसने गिरफ़्तार किया था, क्योंकि तुम भी वहाँ पर मौजूद थे तो तुम बताओगे ना कि भाई इस बंदे ने पकड़ा था। तो ये अगर वो कहेगा कि मैंने पकड़ा था, किसी और ने पकड़ा था, मुद्दई ने नहीं पकड़ा था, मुद्दई कहता है जी मैंने पकड़ा था, तो फिर यहाँ पर एक डेंट पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद से ये सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ कि क्या जो अफ़ीम या चरस थी ये मुलज़म से किस तरह से आपने बरामद की थी। यानी कि वो बताएगा ना कि ये इसकी जेब से निकली थी, उसने हाथ में पकड़ी हुई थी या उसने गिराई हुई थी। तो इस तरह से यानी कि ये भी अगर जो बयान मुख्तलिफ होते जाएंगे तो वहाँ पर उनके केस को वीक करते जाएंगे। फिर इससे भी देखें ये पूछा गया कि शापर बैग का रंग क्या था, यानी कि जो शापर जिसे आप कहते हैं बरामद हुई थी तो वो किस रंग का था। फिर उससे अगला सवाल किया गया कि आपने जो फ़ीम बरामद हुई थी उसका वज़न कैसे किया था। वो बताएगा जी स्केल से किया था। पूछा स्केल किसके पास था, तो वो भी बताएगा कि स्केल किसके पास था। अगर उसने को कह दिया कि जी मेरे मेरे पास स्केल था मैंने किया था, तो इसका मतलब है कि मुद्दई झूठ बोल रहा था या ये झूठ बोल रहा है। तो दोनों के झूठ का मतलब होगा कि केस झूठा है। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा वज़न किस तरह से किया गया, वो बता देगा कि जी मैंने इस तरह से वज़न किया। फिर पूछा जाएगा कि कुल वज़न कितना था नारकोटिक्स का, तो ये भी बताएगा, क्योंकि अगर इसने वेट गलत बता दिया कुछ तो ये भी यहाँ पर भी जो है वो जीरा ख़त्म यानी कि ख़राब होगी इनकी। फिर उसके बाद ये कि फिर पूछा कि मुद्दई ने लोगों को तफ्तीश में शामिल होने को कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने जो रिकवरी की है वो ब्रॉड डे में की है, इतने लोग मौजूद थे, तो अब ये पूछा जाएगा भाई अगर मुद्दई ने सारा कुछ किया तो मुद्दई ने क्या दूसरे लोगों को कहा था कि आके तफ्तीश में शामिल हो। तो वो अगर कहेगा कि जी इसने कहा था या नहीं कहा था तो वो भी एक अलग से मैटर बनता है कि जनाब इसने तो किसी को कहा ही नहीं, इसका मतलब है कि इनके पास जो है वो क्वांटिटी दुरुस्त नहीं थी, ये झूठे थे। फिर उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ठीक है जी रिकवरी मेमो पर आपके दस्तखत हैं, क्योंकि आप भी उसके विटनेस हैं तो आपके भी दस्तखत होने चाहिए जो रिकवरी मेमो तैयार होता है। तो उसके बाद एक अच्छा फिर ये पूछा कि आपने दस्तखत कब किए थे, यानी कि उसमें वो टाइम कितना था कि जितने बजे आपने दस्तखत किए। तो ये भी एक टाइम डिफरेंस होगा जो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। फिर ये पूछेगा कि जो दोनों पार्सल सील थे जब वो उन्होंने तैयार किए, तो वो भी बताएगा कि जी वाकई थे या नहीं थे। फिर से पूछा जाएगा वो सील किस तरह की थी, उस पर क्या अल्फाज थे। फिर उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि इस सारे तरीक़ाकार में वक्त कितना लगा, तो वो ये भी बताएगा कि जनाब वक्त कितना लगा था उस पर।
इसका टाइम और जो कंप्लेनेंट का टाइम और जो दूसरे विटनेसेस इनका टाइम, यानी कि मैंने पहले कहा था कि रिकवरी 9C के अंदर जितनी भी जिरा होगी वो टाइम से बहुत बाउंड होती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। फिर उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि आईओ जो इन्हीं तफ्तीशी था वो कितने बजे जाए वकूआ पर आया था। ठीक है। फिर उसके बाद उसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि एफआईआर कब दर्ज हुई थी। इससे अगला सवाल ये पूछा गया कि कौन सा कांस्टेबल था जो दरख्वास्त थाने में लेकर गया जिसके दरख्वास्त पर एफआईआर हुई। ठीक है। उसके बाद फिर से पूछा गया कि आईओ मौके पर पहुंचकर जो है वो उसने क्या किया था, यानी कि जब वो मौके पर पहुंचा तफ्तीशी तो उसने सबसे पहले वहाँ पर क्या काम किया। फिर उसके बाद से पूछा गया कि ये बताओ कि क्या ये गलत है कि आपने अभी तक जो थी वो तफ्तीशी ने जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, यानी कि जब ये पहुंचा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए सवाल किया गया था कि ताकि इनकी कन्फ्यूजन इनके अंदर क्रिएट की जा सके। फिर वो ये बताएगा कि जनाब अभी तक एफआईआर नहीं हुई थी, क्योंकि अगर वो बंदा कह देता जी हाँ जी एफआईआर हो गई थी तो इसका मतलब ये है कि आप तुम लोग एफआईआर पहले से तैयार करके बैठे हुए थे। फिर उसके बाद आ जाएगा कि जनाब ये बताओ, वही आखिर में लीगल क्वेश्चन कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने जो है वो झूठी शहादत दी, तो वो कहेगा नहीं जी ये गलत है कि मैंने झूठी शहादत दी। फिर वो ये पूछेगा कि फिर उससे आखिरी सवाल ये पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं थी जो आपने कार्रवाई बताई है, तो वो कहेगा कि नहीं जनाब ये गलत है, बिल्कुल ऐसी कार्रवाई बेसिकली हुई थी। तो वो अपना केस चूँकि कहेंगे कि हाँ जी ऐसा था, ऐसा हुआ, हमने किया, तो वो तो अपने जो है वो सवाल इसी तरह से आपको बताएंगे। फिर उसके बाद एक और जो है विटनेस जो मैंने आपको कहा था कि जिसके पास केस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसके पास ये सारी की सारी जो अफ़ीम बरामद होती है, जो चरस बरामद होती है, जो भी हेरोइन होती है, तो वो जिस शख्स के पास होती है उसने उसको लेकर जाना था जाए वकूआ से आगे लेबॉर्ट्री के अंदर, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो होती है वहाँ पर भेजने के लिए वो एक कांस्टेबल को दी जाती है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट विटनेस होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो डिले कर देता है। ठीक है। केस प्रॉपर्टी अगर डिले हो गई है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इंटरफेरेंस भी होगी। वो ना तो घर लेके जा सकता है, ना वो थाने के अंदर उसको ज़्यादा देर तक रख सकता है। उसका काम सिर्फ मर्डर को जाके बताना और वहाँ से माल खाने के अंदर जो इसका दर्ज करवाने के बाद आगे इसने भेजनी होती है पीएफए को एक सैंपल। तो वो जो उसने सैंपल अगर देर से भेजा है तो वो भी डेवस्टेशन होती है। और आप जिरा में अगर ये साबित कर देते हैं और इस बंदा अपने मुंह से कह देता है कि मैं लेट लेकर गया 3 दिन बाद 4 दिन बाद, जो अक्सर आ जाता है कहीं ना कहीं फ़िलहाल, तो वो भी आपके एक्विटल लेके दे सकता है। तो इस बंदे से जब ये जिरा की गई तो उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तारीख़ कौन सी थी, क्योंकि जब इसने बेसिकली अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो उसने वहीं पर गलती कर दी थी, क्योंकि उसने वहाँ पर डे गलत बता दिया और तारीख़ भी गलत बता दी। तो इसलिए इससे पूछा गया कि अगर ठीक है, अगर ये तारीख़ ये दिन था तो ये बताओ अगर ये तारीख़ थी तो उस पर दिन कौन सा था, क्योंकि जब पहले उसने तारीख़ गलत बताई है तो उसका दिन भी गलत होगा। फिर उसके बाद उससे ये पूछा गया कि तुम बताओ कि क्या तुमने उसी दिन सैंपल तुम्हें मिला था और तुम उसी दिन इसको लेबॉर्ट्री के अंदर लेके गए। तो ये देखें, मैंने पहले भी कहा था कि एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो इससे फिर पूछा फौरी तौर पे जाता है। फिर उसे अगला सवाल ये पूछा गया लीगली 2 क्वेश्चन कि क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हें कोई सैंपल मिला ही नहीं था, तो वो कहेगा कि नहीं जनाब मुझे तो मिला था। तो फिर से ये पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने कोई सैंपल पीएफएस से में भिजवाया ही नहीं है, तो वो भी कहेगा कि नहीं जनाब ये गलत है कि मैंने ऐसा नहीं किया था। फिर उसके बाद एक और बंदा जो आ जाता है मार्टिनल विटनेस के तौर पे, यानी कि वो एसआई मुहर्रर जिसने दरख्वास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज की होती है। तो उससे पूछा जाता है, उसे आमतौर पे वैसे इससे 2-3 सवाल होते हैं, लेकिन इससे कुछ सवाल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लाजमी करने चाहिए। इसमें देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था उसे ये पूछा कि बताओ कि किस तारीख़ को कितने बजे तुम्हारे पास जो है वो कांस्टेबल दरख्वास्त लेकर आया था एफआईआर को दर्ज कराने के लिए। तो वो बताएगा कि जनाब इस तारीख का वाक़या है और ये फ़लाँ कांस्टेबल आया था। तो या वो कांस्टेबल का गलत नाम बता सकता है, या वो अगर गलत नहीं बताएगा तारीख़ में कहीं गलती कर दे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वक्त वो लाजमी तौर पे आपको कहीं ना कहीं गलती देगा कि इन तीनों में से कोई ना कोई गलती लाजमी करेगा। फिर उसके बाद ये है कि उसे पूछा जाएगा क्या जो है वो केस प्रॉपर्टी उसके पास थी, यानी कि जो कांस्टेबल उसके पास दरख्वास्त लेकर आया, क्या उसके पास कोई नारकोटिक्स की क्वांटिटी थी, क्या केस प्रॉपर्टी उसके पास थी। तो अगर वो कह देता है तो फिर उसमें भी एक डेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो उसके अलावा फिर उससे ये आप पूछा जाएगा कि क्या ये दुरुस्त है कि दरख्वास्त के मुताबिक तुमने एफआईआर दर्ज की थी।
तो वो कहेगा जी बिल्कुल मैंने दुरुस्त है कि मैंने इसके मुताबिक की, या उससे ये सवाल पूछा जा सकता है क्या ये गलत है कि तुमने जो है वो इसके मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो आप इसमें कोई भी सवाल इसको इस हवाले से पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट सवाल आप ये कहते हैं कि क्या ये दुरुस्त है कि तुमने झूठी गवाही दी, तो वो कहेगा कि नहीं ये भी गलत है कि मैंने ऐसा किया, मैंने बिल्कुल सही गवाही दी। अच्छा जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट विटनेस होता है जो बेसिकली पेट्रोलिंग का उस वक्त का हेड होता है, चार्ज होता है। तो वो ये कहता है कि जब उससे होती है तो वो सारी अपनी डिटेल देगा, और ये जो है बेसिकली ऐसा बंदा था जिसने इस सारे केस को ख़राब किया। देखें, जब इसके ऊपर आई बारी तो उसने इससे पूछा गया कि जी बताओ जाए वकुआ पर कितने बजे पहुंचे, तो उसने टाइम ही गलत बता दिया। फिर उससे ये पूछा गया कि ये बताओ कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो था कब तुम्हारे पास आया था, तो उसने कहा जी कि हमको इसको पुलिस स्टेशन से ही साथ लेके आए थे। अच्छा, फिर उससे ये पूछा गया कि मुखबर ने कितने बजे इत्तला दी, तो उसने उसका टाइम भी गलत बता दिया। फिर उससे पूछा गया कि पहले मुलज़म को किसने पकड़ा था, तो उसने वो भी जो है वो गलत बताया। फिर उससे ये पूछा गया कि शापर का रंग क्या था और किसने वो शापर कब्ज़े में लिया, तो उसने उसका रंग ये वाहद बंदा था जिसने कोई कलर बताया, बाकी लोगों ने सिर्फ टाल मटोल से काम लिया। तो बाकी उसने ये कहा कि जनाब बिल्कुल इसको एक्साइज इंस्पेक्टर ने पकड़ा। तो और उसका माल भी जो था वो इसी ने अपने कब्ज़े में लिया। फिर उसके बाद से पूछा गया कि शापर जो था वो किस तरह का था, यानी कि उसके अंदर अफ़ीम भी किस तरह की थी और शापर क्या खुला था, बंद था, शापर की कैफियत पूछी गई। फिर उसके बाद उससे ये सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि अफ़ीम का वज़न किस तरह किया और किसने किया, तो ये वज़न वाला सवाल फिर आ गया। फिर से ये पूछा कि पार्सल जो थे वो किसने तैयार किए थे, यानी आमतौर पर जो 2 पार्सल बनते थे, सैंपल वाला और एक इस प्रॉपर्टी का, तो वो किसने तैयार किए। फिर उसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि उसने ये सैंपल किसे दिए थे। फिर उसके बाद उसे ये सवाल पूछा गया कि कौन सा तफ्तीशी आया था और वो कितने बजे जो है वो जाए वकुआ पर पहुंचा। तो ये भी टाइम डिफरेंस के लिए ज़रूरी था और बंदे के आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी था। फिर उसके बाद उसे ये सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि आपने पार्सल जो तफ्तीशी को थे वो दिए उसी वक्त। फिर उसे ये पूछा गया क्या ये दुरुस्त है कि जब आईओ जाए वकुआ पर पहुंचा तो एफआईआर दर्ज नहीं थी। क्योंकि ये सवाल अगर वो कहता कि जी नहीं जी बिल्कुल दर्ज थी, तो इसका मतलब है कि आईओ जो था वो पहले से सारी, आपको किस तरह से पता था कि ये सारी चीज़ें हैं नहीं हैं। फिर इसी तरह से उससे ये सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि आईओ ने मौके पर बयान रिकॉर्ड किया, यानी कि आप सबका उसने बयान मौके पर लेना था ना, तो अगर वो कहे कि नहीं लिया तो इसका मतलब है कि ये कार्रवाई थाने के अंदर हुई। फिर उसके बाद से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने बयान रिकॉर्ड जब किया था तो उस तक टाइम बता सकते हो कि जब आपने विटनेसेस जितने भी गवाहान थे, जो आईओ तफ्तीशी तो था उसने रिकॉर्ड जो किए थे तुम सब लोगों के बयान, वो कितने बजे किए थे, तो यहाँ पर फिर वो टाइम गलत बताएगा। फिर उसे ये आखिरी सवाल पूछा गया कि क्या ये गलत है कि तुमने झूठी जो है वो शहादत दी है, यानी क्या ये दुरुस्त है क्या कि तुमने झूठी शहादत दी, तो वो कहेगा कि नहीं जनाब मैंने तो जो है वो सही शहादत दी है। तो ये बेसिकली जिरा के सवालों का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक ही है कि आपको ये पता हो कि जो कार्रवाई हुई थी उसकी सीक्वेंस क्या थी और उसके अंदर जो था टाइम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी मैंने इसके बहुत सारे लीगल आस्पेक्ट नहीं टच किए, बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताया, सिर्फ आपको एक तरीका कार बताया कि इसकी जिरा किस तरह से होती है और उसमें क्या क्या सवालात किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, ताकि सिर्फ आपको 9C की पहले क्रॉस एग्जामिनेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सके। तो जब आप इसको कम्प्लीटली देखेंगे एक दो बार, तो फिर इसके बाद जब आप इसकी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे फिर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल का और अंदाज़ा होगा, और फिर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिरा की समझ आएगी कि ये किस तरह से जिरा होती है। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।